सीमा सुरक्षा बल की सभी सीमा चौकियों, नक्सली क्षेत्र से देख रहे सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, वीर जवान तथा अन्य दर्शकों को मैं उप निरीक्षक ऑपरेटर भगवान शर्मा, सीमांत मुख्यालय गांधीनगर गुजरात, विशाख स्टूडियो से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज का विषय चर्चा में जिसका विषय है गाइडलाइन अब्लिक कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन अब्लिक डिसेबिलिटी कंपनसेशन एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। तो इस चर्चा के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाटिल सुधाकर, इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री, और दूसरे सहयोगी के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं श्यामल कुमार गराई, एसआई मिनिस्ट्री, क्षेत्रीय मुख्यालय गांधीनगर गुजरात। तो साथ ही साथ मैं दर्शकों से यह आग्रह करूंगा कि इस सब्जेक्ट के बारे में कोई भी संशय या डाउट हो तो स्क्रीन पर दिए हुए टोल फ्री नंबर पर रिंग करके आप संशय डाउट दूर कर सकते हैं। तो मैं अभी साहब से आग्रह करूंगा कि इस सब्जेक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद सर। आप सभी को नमस्कार। मैं इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल पाटिल सुधाकर, वर्तमान में सेक्टर हेडक्वार्टर बीएसएफ गांधीनगर में तैनात हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है गाइडलाइन अब्लिक कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन अब्लिक डिसेबिलिटी कंपनसेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड फॉर द सेम। उक्त विषय पर मिलने वाली सुविधाएं हमारे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 1939 के तहत जो नियम है उसके अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें सरकारी ड्यूटी में इसका रूल 3 में ये दिया है कि सरकारी ड्यूटी में ये डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी कंपनसेशन ग्रांट करने के लिए सरकारी ड्यूटी में विकलांगता होना माना जाना चाहिए। उसमें सबसे पहले सरकारी ड्यूटी में यदि चोट लगती है या घाव हो जाता है और कोई बीमार हो जाता है और उसको सरकारी ड्यूटी में माना जाता है, या ड्यूटी के दौरान कोई नेचुरल क्लैमिटी से या कोई एक्सट्रीम वेदर से कोई शरीर को चोट लगी हुई हो और आगे जाके विकलांगता आती हो तो वो सरकारी ड्यूटी में माना जाएगा। और जो विकलांगता है ये गवर्नमेंट ड्यूटी के साथ इसका कॉजुअल कनेक्शन होना चाहिए। मतलब इसका दो विकलांगता है इसका संबंध हमारे गवर्नमेंट ड्यूटी से स्थापित होना चाहिए, तभी ये जो है गवर्नमेंट ड्यूटी में माना जाएगा विकलांगता जो हम लोगों को हुआ है। साथ ही ये प्रशासनिक अधिकारी है, लेखा अधिकारी है, ये हमारे जो चोट लगी है सरकारी ड्यूटी में उसके साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। रूल 4 में ये बताया गया है कि यदि ये नियम के अनुसार ये यदि कवर नहीं होता है, इसमें कोई विसंगतियां है या कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ये केस जो है ये DOP NW में रेफर किया जाएगा संदर्भ के सहित। रूल इसका UOP रूल 6 में ये बताया गया है कि यदि 5 साल से ज़्यादा चोट लगने से ये अवार्ड मतलब ग्रांट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो इंजरी की डेफिनेशन दी गई है और MHA ने बाद में इसमें अमेंडमेंट किया है कि जो डेट ऑफ इंजरी जो फर्स्ट डिसेबिलिटी ग्रांट की गई है उस दिन से मानी जाएगी। जैसे मान लो हमें 2020 में कोई चोट लगी है और हमारे को बोर्ड मेडिकल बोर्ड हमारा हुआ है 2022 में और डिसेबिलिटी 2022 में हमें यदि मिलती है तो हमारी डेट ऑफ इंजरी 2022 से मानी जाएगी। ये रूल 6 में लिखा गया। रूल 8 में जो है इसका जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसका एक परसेंटेज रिनोक्ट किया गया है। जैसे 1 से लेकर 50 तक, जैसे किसी को 40% है तो उसको 50% का बेनिफिट मिलेगा, और 50 से लेकर 75 के बीच में जिसको डिसेबिलिटी मिली है उसको 75% का बेनिफिट्स मिलेगा, और 75 से 100 के बीच में यदि किसी डिसेबिलिटी मिलती है तो उसको 100% का बेनिफिट्स मिलेगा। ये जो रिकॉग्निज्ड प्रोसीजर है ये जो है डिसेबिलिटी कंपेंसेशन के लिए
लागू नहीं होगा। ये सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन के लिए ही लागू है। रूल 9(1) में ये बताया गया है कि डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी कंपेंसेशन जो है रूल 3A(2)(3) के अनुसार कवर किया जाएगा। और डिसेबिलिटी पेंशन जो है हमें ये इस नियम में कम से कम 18,000 निर्धारित की गई है। साथ ही रूल 9A में कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस देने का प्रावधान है। इसमें जो डिसेबिलिटी 100% जिस कार्मिक को डिसेबिलिटी होती है और वो कार्मिक डे टू डे अपने गुजारा भत्ता के लिए उसको सहायक की जरूरत पड़ती है, ऐसे स्थिति में ये नियम के अनुसार सरकार के तरफ से पर मंथ कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस 7th पे कमीशन के अनुसार 7,000 दिया जाना स्वीकृत किया गया है। रूल 9(2) के तहत ये जो हमारे को गवर्नमेंट इसको विकलांगता जो आती है इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कैटेगरी ए है, कैटेगरी ए में जैसे हमें कोई चोट लगती है, एक तो ऑफ ड्यूटी चोट होती है, एक ऑन ड्यूटी चोट होती है। और ऑफ ड्यूटी चोट मतलब कि नॉट अट्रिब्यूटेबल टू गवर्नमेंट ड्यूटी, ये कैटेगरी ए में इसको कवर किया जाएगा। जैसे छुट्टी के मतलब छुट्टी में रहते हुए हो जाती है या ऑफ ड्यूटी में कोई चोट लगती है, उसको ऑन ड्यूटी नहीं माना जाएगा, वो अट्रिब्यूटेबल नॉट अट्रिब्यूटेबल टू गवर्नमेंट ड्यूटी माना जाएगा, तो उसको कैटेगरी ए में कवर किया जाएगा। इनको जो है यूओपी रूल्स 1939 के तहत जिन्हें दिए जाने वाले प्रावधानों का इसमें मतलब इनको लागू नहीं होगा। इनके केसेस CCS रूल 49 1972 के पेंशन रूल के तहत कवर किया जाएगा, जिसमें इनवैलिड पेंशन बोर्डेड आउट पर इनवैलिड पेंशन का प्रावधान है, जो 50% इनवैलिड पेंशन देके उनको बोर्ड आउट किया जाएगा। और इसमें पहले ये कंडीशन था कि 10 साल की सेवाएं इसमें कंप्लीट करना जरूरी था, लेकिन अभी ये कंडीशन हटा दी गई है। बिफोर मतलब 10 साल पहले भी यदि कोई चोट लगती है, इनवैलिडेट आउट होते हैं, तो उनको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। दूसरा जो कैटेगरी बी है, कैटेगरी बी का सरकारी ड्यूटी के दौरान विकलांगता आती है या सरकारी ड्यूटी के दौरान ये जो विकलांग हमारी जो बीमारी लगती है उसके चलते आगे चलते बीमारी बढ़ती है और हमें विकलांगता मिलती है, तो ये कैटेगरी बी में ऑन सरकारी ड्यूटी में माना जाएगा। और कैटेगरी सी निर्धारित की है। इसमें कैटेगरी सी में जैसे हम कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के दौरान ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट होता है, तो उसको कैटेगरी सी में सरकारी ड्यूटी के दौरान अपघात होता है और अपघात से विकलांगता आती है, जैसे सरकारी ड्यूटी में गाड़ी से आते जाते समय अपघात होना, ये इसमें शामिल है, तो इसको कैटेगरी सी में इसको शामिल किया जाएगा ऑन ड्यूटी में। कैटेगरी डी में सरकारी ड्यूटी के दौरान उग्रवादी की मुठभेड़ में विकलांगता होना, असामाजिक तत्वों के साथ भिड़ंत में विकलांग होना, दंगों में विकलांगता आना, सरकारी स्थान पर बम ब्लास्ट होकर या गाड़ियों के अपघातों में विकलांगता आना, या आपसी फायरिंग या इनडिस्क्रिमिनेट शूटिंग इंसिडेंट्स हो, इसमें शामिल है। यदि ऐसे इनमें हमारे को विकलांगता आती है तो ये कैटेगरी डी में कवर किया जाएगा। कैटेगरी ई, सीमा पर होते हुए दुश्मन के साथ लड़ते वक्त विकलांगता आना, अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई के दौरान विकलांगता आना, फायर होने पर लड़ाई जैसे हालत होना, माइन का फटना, ऑपरेशन इलाके में माइन का फटना आदि इसमें शामिल है। एक्सट्रीमिस्ट द्वारा किडनैपिंग करके कोई चोट पहुंचाना या उस समय हमें विकलांगता आती है, वो भी इसमें शामिल है। जैसे जिंदा अम्नेशन के साथ ट्रेनिंग के दौरान कोई हादसा होता है, उससे हम चोटिल हो जाते हैं, तो ये जो है कैटेगरी ई में शामिल किया जाएगा। हमारी यूओपी गाइडलाइन पर 4B में एक प्रावधान किया गया है, जिसमें हम कई बार हम बताते हैं, इसमें लोगों को जो है बार बार इसमें बताने की ज़रूरत है। जैसे कोई व्यक्ति छुट्टी पर जाता है, छुट्टी से वापस आता है, तो हमने हमेशा छुट्टी जाते समय गवर्नमेंट एक्सपेंस पे जाना चाहिए।
जैसे पहले रेलवे वारंट था, अभी ई टिकटिंग है। तो हमने जब भी छुट्टी प्लान करेंगे ई टिकटिंग में ही जाना है। और जैसे ई टिकटिंग का अपना ख़त्म हो जाता है आपका ई टिकटिंग, तो आपको एलटीसी की परमिशन लेके जाने से भी आप गवर्नमेंट एक्सपेंस पे माने जाएंगे। इसका फ़ायदा ये है, ये रूल 4B में ये बताया गया है कि यदि आप गवर्नमेंट एक्सपेंस पे हैं और छुट्टी जाते समय रास्ते में यदि कोई अपघात होता है और आप विकलांग होते हैं, आपको डिसेबिलिटी मिलती है, या छुट्टी ज्वाइन करते समय आप वापस आते हैं ड्यूटी पे, रास्ते में कोई हमारा अपघात होता है और हमें विकलांगता मिलती है, तो उसको ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी माना जाएगा। और यूओपी रूल में जो दिए प्रोविजन दिए गए हैं उसमें कवर किया जाएगा। अभी फ़िलहाल में एक कोर्ट ने फैसला दिया है, एक J&K में सीआरपी का एक कार्मिक तैनात था, उसने एक दिन, मतलब नज़दीक का ही था उधर का, तो एक दिन की छुट्टी, एक दो दिन की छुट्टी ली CL, घर गया, इधर से जाते वक्त बस में गया है, लेकिन जब ड्यूटी ज्वाइन करने आ रहा था तब उस समय धुंध ज़्यादा बढ़ने के कारण बस वगैरह कैंसिल हो गई थी, तो उसने निर्णय लिया कि मैं मोटरसाइकिल में जाके अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूँगा। तो उस बीच में क्या है, उसका ट्रक में एक्सीडेंट हो गया। ट्रक में एक्सीडेंट होने के बाद ऑन द स्पॉट एक्सपायर हुआ और इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में इस नियम के तहत उसको ड्यूटी पर माना जाए करके इन्होंने निकाला है, मतलब काजुअल कनेक्शन इसके साथ जोड़ा है। लेकिन आगे जाके ये जो है, आगे जाके नियम में कवर नहीं होने के कारण इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन और एक्स ग्रेशिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, इनकी वाइफ को मना कर दिया गया। जब ये नाराज़ हुई तो इन्होंने कोर्ट में केस किया। कोर्ट ने हाल फिलहाल में अभी फैसला दिया है कि ऐसे केसेस में इसको ऑन ड्यूटी माना जाए। अभी इनको बता दिया गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन और एक्स ग्रेशिया कंपेंसेशन अभी इनको मिलेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये नौबत से बचने के लिए हम हमेशा जब भी छुट्टी जाते हैं, कभी भी ई टिकटिंग पे जाओ या LTC एडवांस पे जाओ, तो आपका जो है जाते आते कोई बात होती है तो हम जो है इसको ऑन ड्यूटी हमारा माना जाएगा। अभी डिसेबिलिटी पेंशन के साथ अभी FHQ ने डिसेबिलिटी पेंशन के साथ ही एक्स ग्रेशिया मेडिकल बोर्ड आउट पर का भी प्रावधान इसमें है। डिसेबिलिटी के साथ जो 7th पे कमीशन में इसको 18 लाख रुपए कर दिया है। जैसे अभी जिस कार्मिक को मान लो 100% विकलांगता है तो उसको 18 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया का मेडिकल बोर्ड आउट पर जाने पर प्रावधान है। और मान लो जैसे 50% जैसे 50% उसको विकलांगता है तो उसको 50% मिलेगा, 18 लाख का 50% मतलब 9 लाख रुपए मिलेगा। तो इसी प्रकार से किसी को 40% है, किसी को 20% है, प्रोपोर्शनेटली उसको एक्स ग्रेशिया ऑन मेडिकल बोर्ड आउट मिलेगा। तो इसका क्या है, डिसेबिलिटी पेंशन और डिसेबिलिटी कंपनसेशन, ये दोनों प्रस्ताव अभी FHQ ने 2021 में एक लेटर निकाला है। उसके साथ जो है साथ में ही दोनों का प्रस्ताव एक साथ भेजने के लिए बोला है। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है। इससे पहले मैं ये बता दूं, जैसे इसमें यदि डिसेबिलिटी कंपनसेशन और डिसेबिलिटी पेंशन ये दो चीज़ें इस अवार्ड में दी गई है। तो डिसेबिलिटी कंपनसेशन यदि आप क्लेम करते हो, सर्विस में रिटेन करते हुए आप डिसेबिलिटी कंपनसेशन क्लेम करते हो, तो वो होगा डिसेबिलिटी कंपनसेशन इन लीव ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। फिर आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा। यदि आप डिसेबिलिटी पेंशन क्लेम करते हो तो आपको डिसेबिलिटी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये बातें हमने मतलब बताने की ज़रूरत है। जो भी डीलिंग हैंड है या कार्मिक जो जिनको पता नहीं है, इन चीज़ों की जानकारी देना बार बार बहुत ज़रूरी है। इसमें अभी कैटेगरी वाइज इनका ये इसका केस जो हम भेजते हैं डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट के लिए, इसके लिए कुछ मतलब डिसेबिलिटी पेंशन का जो हम केस भेजेंगे उसके साथ एक्स ग्रेशिया मेडिकल आउट का भी दोनों मिला के एक केस बना के हमने भेजना है। उसमें 2021 का FHQ ने यूपी सेक्शन ने एक लेटर दिया है।
उसमें उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स बोले हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लगा के पूर्ण प्रस्ताव तैयार करके फिर ही हमने एपीएचक्यू में भेजना है। उसमें सबसे पहले जो है प्रस्ताव के लिए इन्होंने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया है अपेंडिक्स ए में, उसमें जितने कॉलम है सारे कॉलम सही ढंग से भरने हैं, और कैटेगरी जो है मतलब जैसे इसमें दी गई है ए से लेकर ई तक की कैटेगरी, स्पेसिफिक कैटेगरी उसमें स्पेसिफाई करना है, तभी मतलब आगे पता लगेगा भाई इसको किस कैटेगरी के तहत इनका कैसे कैलकुलेशन, किस हिसाब से पेंशन देना है। दूसरा एक रिकमेंडेशन, कमांडेंट का रिकमेंडेशन होगा, डीआईजी आईजी साहब का रिकमेंडेशन होगा, केस फिर आगे रिकमेंडेशन करके जाएगा। अच्छा, इसमें यदि कोई डिले होता है, जैसे इंक्वायरी होती है उसमें डिले हो ही जाता है, तो डिले रिपोर्ट लगेगा, डिले रिपोर्ट में सबके भी रिमार्क्स होंगे। साथ ही इसमें जो है एक सर्टिफिकेट लगेगा जो हेड ऑफ ऑफिस देगा, नो क्लेमिंग ऑफ डिसेबिलिटी कंपेंसेशन। हाँ, ये मैं बताया ना कि आप डिसेबिलिटी पेंशन का केस यदि आपके लिए इनिशिएट कर रहे हो तो उसमें हमें एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं डिसेबिलिटी कंपेंसेशन क्लेम नहीं किया है, और डिपार्टमेंट से भी ये सर्टिफिकेट बनेगा कि डिसेबिलिटी कंपेंसेशन इस कार्मिक का हमने क्लेम नहीं किया है। अच्छा, इसके साथ मेडिकल बोर्ड प्रोसीडिंग, जितने भी मेडिकल बोर्ड हुए हैं, फर्स्ट मेडिकल, सेकंड, थर्ड, जितने भी बोर्ड हुए हैं सबके मेडिकल बोर्ड प्रोसीडिंग इस प्रस्ताव के साथ लगेगी। साथ ही इसकी सीयूआई एसयूआई रिमार्क्स, जो इनके ऊपर रिमार्क्स जो है, कमांडेंट का रिमार्क्स, डीआईजी साहब का रिमार्क्स, आईजी साहब का रिमार्क्स, जिसमें ये होना चाहिए कि इनका कॉजल कनेक्शन विथ डिसेबिलिटी एंड गवर्नमेंट बोनाफाइड ड्यूटी स्थापित होना चाहिए। ये सीयूआई के साथ, प्रपोजल के साथ, वो सीयूआई रिमार्क के साथ लगाना है। बाकी सर्विस रिकॉर्ड प्रॉपर आईएपीएस से वेरीफाई करके पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, फ्लैग टैग के साथ लगाना है प्रस्ताव में। और एक ईओपी रूल 939 में 13 में एक फॉर्म दिया गया है, ये इंडिविजुअल के द्वारा डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट करने का फॉर्म है। ये फॉर्म सही तरीके से व्यक्तिगत से भर के साइन लेके इस प्रकार प्रस्ताव के साथ लगाना है। यदि कोई इस केस में एफआईआर वगैरह है तो एफआईआर की कॉपी वो इस प्रस्ताव के साथ लगेगी। लास्ट पे सर्टिफिकेट, इसके साथ इंडिविजुअल का लास्ट पे सर्टिफिकेट भी लगेगा। कैलकुलेशन शीट, जैसे 2010 में एक एफएचक्यू ने लेटर दिया था, उसके तहत कैटेगरी वाइज कैलकुलेशन दिया गया है। वो कैलकुलेशन के अनुसार हमने जो है कैटेगरी वाइज हमने कैलकुलेशन करके प्रॉपर कैलकुलेशन शीट इस प्रस्ताव के साथ लगेगी। उसके बाद एक अंडरटेकिंग लगेगा एप्लीकेंट का कि नो क्लेम ऑफ डिसेबिलिटी कंपेंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ द सेम इंजरी डिसेबिलिटी जो है मैं नहीं लूँगा करके एक सर्टिफिकेट लगेगा, काउंटर साइन उसमें कमांडेंट साहब करेंगे। इसके बाद एक डिपार्टमेंट के तरफ से करेक्टनेस सर्टिफिकेट लगेगा। करेक्टनेस सर्टिफिकेट जो है ये प्रस्ताव सही है करके, और पहले हमने इसे पहले कोई क्लेम हमने नहीं भेजा है करके ऐसा एक सर्टिफिकेट लगेगा। और कंप्लीट केस फाइल जो है 2 फाइल में बनेगा, प्रॉपर टैग, फ्लैग और ग्रीन कवर में प्रस्ताव एफएचक्यू को भेजा जाएगा। इसमें डीडीओ का एक सर्टिफिकेट लगेगा कि इनका जो है पान कार्ड से आधार कार्ड, ये जो है बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंकअप है आपस में, एक सर्टिफिकेट हो जाएगा। और परफॉर्मा डी में जो कार्मिक के कुछ डिटेल्स दिया गया है वो डिटेल्स भी इसमें लगा के प्रस्ताव हमने भेजा जाएगा। जैसे अभी कैलकुलेशन किस प्रकार से, थोड़ा मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। कैटेगरी बी एंड सी में, कैटेगरी बी एंड सी में सर्विस एलिमेंट जो है 50% मिलेंगे, और डिसेबिलिटी एलिमेंट्स जो है 100% के लिए 30% मिलेगा। दोनों मिला के 60% से कम नहीं होना चाहिए पेंशन। कैटेगरी डी में इसी प्रकार से सर्विस एलिमेंट 50% मिलेगा और डिसेबिलिटी एलिमेंट 100% का 30% मिलेगा। ये जो है दोनों मिला के 80% से कम नहीं होना चाहिए कैटेगरी डी में। कैटेगरी ई में इसमें सर्विस एलिमेंट 50% मिलेगा और डिसेबिलिटी एलिमेंट जो है इसमें 100% है, और दोनों मिला के आपका जो बेसिक पे है उससे आगे पेंशन नहीं जाना चाहिए, बेसिक पे तक सीमित होना चाहिए। ये कैटेगरी ई में दिया गया है। इसी प्रकार से डिसेबिलिटी कंपेंसेशन का,
कंपेंसेशन का जो प्रस्ताव हम भेजेंगे उसमें यूओपी ने जो है 2018 का एक लेटर दिया है, उसमें कुछ प्रस्ताव डॉक्यूमेंट्स नोट करा है, एक फॉर्मेट दिया है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अपेंडिक्स ए में, उसको प्रॉपर तरीके से सब कॉलम फिलअप करने हैं और उसके साथ चेकलिस्ट सर्टिफिकेट दिए हैं, कुछ एक चेकलिस्ट दिया है, उस चेकलिस्ट के अनुसार डॉक्यूमेंट्स हमने प्रॉपर डिसेबिलिटी कंपनसेशन के प्रस्ताव के साथ लगाना है। उसमें जैसे प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ डिसेबिलिटी कंपनसेशन इन लिeu ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, ये अपेंडिक्स ए में दिया गया है, उस ए के अनुसार हमने फॉर्मेट में तैयार करना है। और डिसेबिलिटी कंपनसेशन ग्रांट करने के लिए इंडिविजुअल से एक एप्लीकेशन लेना है कि मुझे जो है डिसेबिलिटी कंपनसेशन ग्रांट किया जाए इन लिeu ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, एक एप्लीकेशन उनसे लेना है। और इस केस में भी डिले रिपोर्ट जाएगा, सबका इसमें रिमार्क्स लग के डिले रिपोर्ट जरूरी है कि यदि कोई इंक्वायरी में टाइम लगता है उसका डे टू डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसका डिले रिपोर्ट लगाना है। और यदि कोई एफआईआर की कॉपी है, इसमें भी कोई अपघात होता है, कोई एफआईआर होती है तो उसकी कॉपी जरूर इस केस के साथ भी लगेगा। और सर्विस रिकॉर्ड जो है आईएफएससी वेरीफाइड करके पूरा फ्लैग टैग लगा के बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के ये प्रस्ताव के साथ सर्विस रिकॉर्ड भी जाएगा। इसमें सीओआई एसयूआई की कॉपी, उसके साथ कमांडेंट के रिमार्क्स, डीआईजी साहब के रिमार्क्स, आईजी साहब के रिमार्क्स, जिसमें कॉजुअल कनेक्शन स्थापित होना चाहिए, वो एसयूआई की प्रोसीडिंग सारी इसके साथ लगाना है। साथ ही साथ इंडिविजुअल से एक अंडरटेकिंग लेना है कि ये जो है ऑन रिसिप्ट ऑफ डिसेबिलिटी कंपेंसेशन ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर डिसेबिलिटी पेंशन। हाँ, मैंने बताया ना, दोनों में से एक ही ले सकते हैं, तो ये एक सर्टिफिकेट इनको देना पड़ेगा, भाई मैं कंपेंसेशन ले लिया है, अभी मैं डिसेबिलिटी पेंशन नहीं लूँगा, ऐसा एक अंडरटेकिंग इंडिविजुअल से लेना है। साथ ही कैलकुलेशन शीट, ये जो 2010 का एक कैलकुलेशन बताया गया है, डिसेबिलिटी कंपनसेशन का भी अलग से बताया गया है, ये कंपनसेशन का शीट के अनुसार कैलकुलेट करके इस प्रस्ताव के साथ कैलकुलेशन शीट लगाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये डिसेबिलिटी कंपनसेशन है, इसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा रिटेंशन सर्टिफिकेट लिया जाएगा, इनको रखने का सर्टिफिकेट, मतलब इनको सर्विस में रखा जाता है और इनको डिसेबिलिटी कंपनसेशन दिया जाए करके रिटेंशन सर्टिफिकेट अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा लेके ये प्रस्ताव के साथ लगाना पड़ेगा। इसके साथ कमांडेंट साहब का रिकमेंडेशन, डीआई साहब का रिकमेंडेशन, आईजी साहब का रिकमेंडेशन, प्रॉपर तरीके से रिकमेंडेशन लगा के ये केस आगे एफएचक्यू में जाएगा। अपेंडिक्स बी में एक सीओ साहब के हस्ताक्षर में एक सर्टिफिकेट लगाना है, जो करेक्टनेस सर्टिफिकेट बोलेंगे उसको, वो भी कंप्लीट करके लगाना है। और जो है ये इसी प्रकार से जो पहले डिसेबिलिटी कंपनसेशन का बताया, 2 ग्रीन फोल्डर फाइल में प्रॉपर टैग फ्लैग लगा के सारे कागज लगा के प्रस्ताव थ्रू प्रॉपर चैनल एफएचक्यू में जाएगा। इसका कैलकुलेशन जैसे कैटेगरी बी एंड सी में, बी एंड सी का है 30% ऑफ बेसिक पे एज ऑन द डेट ऑफ मेडिकल बोर्ड इंटू 12 इंटू कम्यूटेशन फैक्टर इंटू एक्चुअल परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी डिवाइडेड बाई 100, ये इनका फार्मूला है बी एंड सी के लिए। ठीक है, जैसे कैटेगरी डी के लिए 80% ऑफ द बेसिक पे एज ऑन द डेट ऑफ मेडिकल बोर्ड इंटू 12 इंटू कम्यूटेशन फैक्टर इंटू एक्चुअल परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी डिवाइडेड बाई 100, तो ये कैटेगरी डी के लिए। जैसे कैटेगरी ई के लिए, कैटेगरी ई के लिए लास्ट पे, जैसे हमारा बेसिक पे लास्ट पे है वो इंटू 12 इंटू कम्यूटेशन फैक्टर इंटू एक्चुअल परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी डिवाइडेड बाई 100, इस हिसाब से हमने कैलकुलेशन करके इसको भेजना है। इसमें बेनिफिशियल वाली बात हमने सबसे पहले देखनी चाहिए, जवानों को हमने बताना चाहिए। जैसे हम बीइंग डीलिंग हैंड है, हमको ये पॉलिसी का पूरा अच्छी तरह पढ़ाई करके जो इसमें पीड़ित होता है उसको हमने बताना चाहिए कि भाई आपको डिसेबिलिटी कंपेंसेशन बेनिफिशियल है या डिसेबिलिटी पेंशन आपको बेनिफिशियल है।
उस हिसाब से इनको जिसमें फायदा होता है वो उस प्रकार से इनको हमने